हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, कल का वीडियो यानी 2 अप्रैल का वीडियो नहीं आ पाया था, तो इस वजह से आज के वीडियो में हम 2 अप्रैल और 3 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिलाने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 जातियों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया? तो शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली जैसे जनवरी मंथ या फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो 11वां संस्करण जो है अभी आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहां पर बनाया गया? तो यह बनाया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किसने मोदी स्टोरी नामक एक वेबसाइट लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया? तो श्याम प्रसाद द्वारा जो लिखित पुस्तक है पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने इस तरह का शोध किया है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बने? तो रेणु सिंह अभी जो है वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक बनी है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष जुलाई से जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर छोड़ करके जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। फलों के उत्पादन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ये फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य बना हुआ है। भारत का बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में घटा है। कितना घटा है? तो 0.4% घट करके, यानी टन में अगर बात करें तो 333.25 मिलियन टन होने की संभावना है, क्योंकि सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में गिरावट तय है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि सब्जियों के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा रहा? तो उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जो है स्वाति सिंह को उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कोच नियुक्त किया गया। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है स्वाति सिंह जिन्हें उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कोच बनाया गया है।
दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर और आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी में कोच स्वाति सिंह को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर महिला टीम का ट्रेनर बनाया गया। यूपीसीए की ओर से भेजे पत्र में स्वाति को कानपुर के कमला क्लब में 28 मार्च से 9 अप्रैल तक होने वाले वुमेन T20 सिलेक्शन मैच एवं कैंप के लिए ये जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर महिला टीम का ट्रेनर यानी कोच किसे नियुक्त किया गया, तो स्वाति सिंह को। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ड्वेन ब्रावो जो कि आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच खेले जा रहे सीजन के 7वें मैच में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। देखिए यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो ड्वेन ब्रावो हैं इन्होंने कहां पर किस सीजन के मैच में जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया। तो चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच जो मैच खेला जा रहा था सीजन के 7वें मैच में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। यानी इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था, तो ये लसिथ मलिंगा के नाम पर था। वो ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। तो जो ड्वेन ब्रावो हैं ये सबसे अधिक आईपीएल में विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ के खिलाफ मैच में उतरने से पहले लसिथ मलिंगा और ड्वेन ब्रावो के आईपीएल में बराबर विकेट थे, कितने, 170। लसिथ मलिंगा और ड्वेन ब्रावो के नाम पर जो है बराबर विकेट थे। दीपक हुड्डा का विकेट हासिल करने के साथ ही 171 विकेट के साथ ड्वेन ब्रावो सबसे ज्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। यह उपलब्धि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है, तो ड्वेन ब्रावो। और ये जो उपलब्धि है ये किस मैच के दौरान हासिल की गई है, तो ध्यान रखना है चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच जो मैच खेला जा रहा था उस दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां पर हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी के सिस्सू में देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस स्नो मैराथन में काजा की तंजिंग डोलमा ने महिला वर्ग में मैराथन को 5 घंटे 5 मिनट और 30 सेकंड में रेस पूरी करके विजेता का खिताब जीता। देखिए यहां से ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश में पहली बार स्नो मैराथन यानी बर्फ में जो मैराथन हुई है वो पहली बार आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है, तो ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि स्नो मैराथन जो आयोजित की गई है इसमें महिला वर्ग में खिताब किसने जीता, तो ये जीता है तंजिंग डोलमा ने। वहीं अगर बात की जाए कि पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता, तो कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं शाश्वत, इन्होंने पुरुष वर्ग में ये जो स्नो मैराथन आयोजित की गई है इसमें खिताब जीता है। तो यहां पर आपको तीनों चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है कि स्नो मैराथन कहां पर आयोजित की गई, हिमाचल प्रदेश में। महिला वर्ग में खिताब किसने जीता, तंजिंग डोलमा ने। पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता, तो शाश्वत ने। अगला क्वेश्चन है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटूसर्ट। प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूटूसर्ट स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे अक्सर किस नाम से जाना जाता है, तो नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में इसे जाना जाता है। पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को 1991 से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा। विल्फ्रेड ब्रूटूसर्ट अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एमेरिटस में प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि
स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में किसे नामित किया गया, यानी ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूटूस सर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में किस अवार्ड को जाना जाता है, तो ध्यान रखना है स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जो है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी महाराष्ट्र और गोवा में जो गुड़ी पड़वा त्योहार है ये मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्योहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और इसी दिन ही गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा पर्व को सामाजिक एवं धार्मिक विद्वान अलग अलग रूपों में चिन्हित करते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए गुड़ी पड़वा त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र और गोवा में बड़े ही उत्साह के साथ गुड़ी पड़वा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए अफस्पा जो कानून है उसे बढ़ा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों कौन कौन से हैं, तो तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा का विस्तार किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के जो 3 जिले हैं तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, यहाँ पर जो है अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब दोस्तों अफस्पा कानून है क्या? दोस्तों अफस्पा कानून जो है ये अशांत इलाकों में लागू किया जाता है और ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास जो है बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर आ जाती है, यानी ताकत आ जाती है और कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। और ये जो कानून है अफस्पा कानून, कौन सा कानून है? ध्यान रखना है AFSPA। अफस्पा जो कानून है ये कब लागू किया गया था? तो 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अफस्पा कानून है ये अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है और इसे लागू करने के बाद जो सुरक्षा बल होते हैं उनके पास ताकत आ जाती है कि वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसकी जो स्थापना है, यानी इसे जो पास किया गया था कानून को कब किया गया था? तो 11 सितंबर 1958 को इसे पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया था। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 देश कौन कौन से हैं? तो म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में ये अभी जो है आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों के 5,21,000 घरों का उद्घाटन किया। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साल 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था।
इंदिरा आवास योजना, दोस्तों इससे पहले इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। यानी इससे पहले इंदिरा आवास योजना जो है वो चलती थी और उसी को पुनर्गठित किया गया 1 अप्रैल 2016 से। किस नाम से? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से। तो ध्यान रखना है कि 5.21 यानी 5,21,000 घरों का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पहली बार बाल बजट जो है वो किस राज्य में पेश किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में पेश किया गया। और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी वो कहां पर है? तो वो भी इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग का निधन हुआ? तो ये जो सीएम थे ये सिक्किम के सीएम थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और हाल ही में इनका निधन हो गया है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे सिक्किम के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग, जिनका हाल ही में निधन हुआ। सिक्किम राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का सिक्किम के गंगटोक में लुमसई में निधन हुआ। बी गुरुंग ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन किया। वह 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए हाल ही में भीम बहादुर गुरुंग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक नेता थे, ये एक राजनेता थे और इसके साथ ही ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो सिक्किम के ये मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का तीसरा संस्करण जीता। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता? तो 18 वर्षीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। 2021 में शेफाली वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर पुरुष या महिला बन गई थी, यानी दोनों में ये क्रिकेटर पहली बनी थी। 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तीनों नाम यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कौन सा अवार्ड किसे दिया गया वो भी ध्यान रखना है। जो मीराबाई चानू है इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान इन्हें दिया गया। इसके अलावा जो शेफाली वर्मा है इन्हें बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार दिया गया और जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्हें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है? तो अभी जो है कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना की घोषणा की है। इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि विनय समरस्य योजना जो एक जागरूकता अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में इसे शुरू किया गया है। अब दोस्तों ये जो जागरूकता अभियान है इसका नाम विनय समरस्य योजना है। तो विनय ये किसके नाम पर, इस जो जागरूकता अभियान है किसके नाम पर इसे रखा गया है? तो दोस्तों इस पहल का नाम जो है वो 3 साल के एक दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया है, उसका नाम विनय था। दोस्तों इसमें क्या मामला था? तो सितंबर 2021 में दोस्तों बारिश के दौरान जो ये विनय नाम का बच्चा है ये शरण लेने के लिए कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव में एक मंदिर था, वहां पर ये रुक गया। ऐसे में क्या हुआ कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वहां पर इसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और इसके साथ ही उसका जो परिवार था, विनय नाम का जो बच्चा था उसका जो परिवार था उसके साथ इन्होंने अत्याचार किया जो वहां के गांव थे। इसके अलावा जो परिवार था उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना झेलना पड़ा और इसी बीच 1500 सदस्यों ने जो उस क्षेत्र के थे उन्होंने जो ये दलित परिवार का बच्चा था इसे उस
गांव को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो जमीन थी, भूमि सहित उसकी जो भी संपत्ति थी उसे भी उसको छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में कर्नाटक में जो है काफी ज्यादा जातिवाद देखने को मिला और जब ये बात शासन स्तर तक पहुंची तो जो लोग हैं उन पर कार्यवाही की गई और इसके अलावा उन्हें जो है गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो विनय नाम का बच्चा है और उसका जो परिवार है उनका ये कहना है कि जो अपराधी थे, जो लोग आरोपी थे, उन्हें जो है जमानत के आधार पर रिहा कर दिया गया। तो ये यहाँ पर मामला था। इसी वजह से जो कर्नाटक सरकार है उसने एक अभियान शुरू किया है जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। किस नाम से? तो विनय समरस योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण 2022 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के साथ। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। वरुण 2022 अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वरुण नाम का जो नौसेना अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच ये आयोजित किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो नौसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के साथ है, तो फ्रांस से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो फ्रांस की करेंसी है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, बी है असम, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।